हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल नर्चरिंग मिडकोस। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट 10 चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस होने वाला है 2 मार्क्स के लिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप कवर करने के बाद जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए बन सकते हैं वो आप अच्छे से कर पाओगे, तो ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा। बाकी 3 वीडियोस टोटल बनने वाले हैं, जो कि एक 2 मार्क्स का ये वीडियो हो गया। बाकी नेक्स्ट 2 वीडियो में हम लोग 8 मार्क्स का और 10 मार्क्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट 10 चैप्टर से होने वाला है वो हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज देखो, हर चैप्टर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहाँ से कि द मेजॉरिटी ऑफ द जो क्वेश्चंस होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो वही टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस बने और आपका मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो इसीलिए ये आपको मैं 25 क्वेश्चंस ये कवर कराने वाला हूँ विथ एक्सप्लेनेशन विथ सोल्यूशन। तो इसीलिए ये सीरीज़ मैं स्टार्ट किया हूँ जिससे कि आप कम समय में अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो देखो, जो आपको क्योंकि पता है यूनिट टोटल आपका यूनिट 5 है, आपका रिमेडियल मैथ सब्जेक्ट में टोटल यूनिट 5 है, जिसमें कि अगर आप चैप्टर काउंट करोगे तो 10 चैप्टर है। तो इन 10 चैप्टर में से हर चैप्टर से यानी कि चैप्टर वाइज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टॉपिक उठाएंगे और उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में 2 मार्क्स के लिए 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कंप्लीट 10 चैप्टर से, जो कि हम लोग कवर कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आप देख पा रहे हो, देखो ये मैं आपको क्वेश्चन जो है ये सब आपको चैप्टर वाइज बता रहा हूँ लाइन से, ठीक है। यानी कि पहला चैप्टर फर्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन की बात करूँ तो पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर से जो आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है, डिफाइन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसको डिफाइन करिए। तो आपको इसका डेफिनेशन लिखना है। क्या लिखेंगे हम लोग कि द फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब नाम से पता चल रहा है क्या है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर मतलब कि प्रॉपर नहीं है वो, ठीक है। यानी कि अगर न्यूमरेटर जो है हमारा वो ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर से, तो हम लोग बोलेंगे वो फ्रैक्शन को ऐसा होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो लाइक मैं लिख दिया 7/3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो न्यूमरेटर में 7 लिखा है वो बड़ा है आपका जो डिनोमिनेटर में 3 लिखा है, यानी कि 7 इज़ ग्रेटर देन 3, इसलिए आपका ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ लाइक 3/4, तो 3/4 आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों? क्योंकि आपका जो 3 है जो न्यूमरेटर में वो आपका लेस देन है डिनोमिनेटर 4 से, यानी कि 3 इज़ लेस देन 4, दैट्स वाई इट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो द फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसा और यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर, और एग्जाम्पल की भी दे सकते हैं आप 7/3, 3/2, कुछ भी, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन रेशनल नंबर एंड पॉलिनोमियल। तो यानी कि रेशनल नंबर क्या होता है वो आपको बताना है और पॉलिनोमियल क्या होता है वो डिफाइन करना है। तो रेशनल नंबर क्या होता है कि नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, ऐसा नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख पाएँ और p एंड q जो हो वो आपका इंटीजर्स हो, राइट। एंड q डू नॉट इक्वल टू 0। अब देखो, इसमें 3 बातें बोली गई हैं। अब क्या है ये कि रेशनल नंबर क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख पाएँ, ठीक है। और यहाँ पे p और q जो हो वो आपका इंटीजर्स हो, इंटीजर्स को z से प्रेजेंट करते हैं। एंड एक कंडीशन और है कि q आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि q देखो डिनोमिनेटर में है, और जब डिनोमिनेटर में आपको पता है कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में अगर 0 हो जाती है, डिनोमिनेटर में अगर 0 रखोगे तो आपका अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? अनडिफाइंड फंक्शन हो जाता है, इसीलिए या इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाता है। इसीलिए हम लोग आप बोलते हैं कि q 0 नहीं होगा, ठीक है। एंड p एंड q बोला जा रहा है कि इंटीजर होगा। अब इंटीजर क्या होता है? ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर एंड 0 इंक्लूडिंग 0, यानी कि सभी पॉजिटिव नंबर यानी 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी, देन नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 टिल इन्फिनिटी एंड 0 को आप इंक्लूड कर लोगे तो आपका ये इंटीजर्स कहलाता है। तो यानी कि ऐसा नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख पाएँ और p एंड q इंटीजर्स हो और q डू नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? रेशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल बात करूँ 2/3, ये आपका एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में ये जो 3 लिखा है वो तो 0 है नहीं, डू नॉट इक्वल टू 0। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा कंडीशन क्या है? p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हो कि नहीं? बिल्कुल लिख पा रहे हैं। 2/3 है p/q के फॉर्म में, एंड 2 और 3 दोनों देखो आपका इंटीजर है, 2 एंड 3, क्योंकि आपका पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो ये आपका इंटीजर है। अगर मैं वहीं पे -2/3 भी लिखूँ फिर भी आपका ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है कि एन एक्सप्रेशन दैट कैन कंसिस्ट ऑफ कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है। यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन जो कि कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट, कांस्टेंट और वेरिएबल को कंसिस्ट करे या इंक्लूड करे, उसे हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ
उसके लिए थोड़ा सा करते हैं रेज। तो जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो 2x² + 3y। अब यहाँ पे देखो ये जो x एंड y है ये आपका क्या है, ये वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल। 2 क्या है आपका, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसका है, x² का कोफिशिएंट 2 होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ 2x, तो x का कोफिशिएंट पूछा जाए तो इसके आगे जो नंबर है वो उसका कोफिशिएंट हो जाता है। तो 2x² में बात करूँ, x² का क्या कोफिशिएंट है, तो 2 हो गया। और पावर की बात करूँ तो x² में देखो पावर 2 है यहाँ पे x का, तो ये पावर हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर को एक्सपोनेंट, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं मान लो +1 भी लिख देता हूँ तो ये आपका एक कांस्टेंट नंबर हो गया। तो ये देखो ये जो एक्सप्रेशन है, कौन सा एक्सप्रेशन, 2x² + 3y + 1, ये आपका एक क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका कोफिशिएंट भी हो गया, यहाँ पे आपका 2 वेरिएबल्स भी हो गए, एक कांस्टेंट भी हो गया और एक्सपोनेंट भी हो गया, इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल में भी फर्दर पूछा जाए तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इसमें 2 है और 2 के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक टर्म यूज़ करते हैं। वहीं हाईएस्ट डिग्री 3 होती है तो हम लोग क्यूबिक टर्म यूज़ करते हैं, राइट। और हाईएस्ट डिग्री अगर x की 1 होती, हाईएस्ट डिग्री यानी हाईएस्ट पावर ऑफ x अगर 1 होता तो हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। तो ये हो गया पॉलिनोमियल क्या होता है। अब जो आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है या बन सकता है इस चैप्टर से बेसिकली, वो है कि आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ डिनोमिनेटर इन गिवन फ्रैक्शन। ये जो आपको फ्रैक्शन दिया गया है x + 3 अपॉन x + 1 इंटू x + 2, इसमें आपको डिनोमिनेटर का नेचर बताना है कि कैसा नेचर है। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे दिख रहा है x + 1 एंड इंटू x + 2 है जो, तो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 1 है और यहाँ पे भी x का हाईएस्ट पावर 1 है, यानी कि ये आपका एक लीनियर फैक्टर है। कैसा फैक्टर है, लीनियर फैक्टर। लीनियर मैं आपको बताया लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें x या ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हाईएस्ट पावर x का 1 होता है उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। तो आपका ये लीनियर फैक्टर हो गया। और अगर मैं बात करूँ तो ये आपका देखो ये मैक्सिमम 1 टाइम है, रिपीट तो नहीं कर रहा ना। x + 1 एक बार लिखा है, x + 2 एक बार लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कहीं x + 1 का होल स्क्वायर है देन x + 2 है। अगर ऐसा लिखा होता है यानी कि x + 1 2 बार है, रिपीट कर रहा है, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है, इसलिए ये आपको कैसा कंडीशन हो गया, ये आपका नेचर हो गया डिनोमिनेटर का लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग, यानी कि रिपीट नहीं कर रहा है। और ये आप पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर पढ़े होंगे तो इसमें आपको पता है ये कि केस नंबर फर्स्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आपसे कहीं कहीं बेसिक सा ये भी पूछा जा सकता है कि इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। तो देखो अगर एक्सप्रेशन के बाद हम लोग 0 लगा दें = 0 तो वो हो जाता है इक्वेशन। जैसे एग्जाम्पल बात करूँ 2x + 3y, ये आपका एक एक्सप्रेशन है। क्या है, एक्सप्रेशन। अगर मैं = 0 कर दूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन हो जाएगा। बस इतना बेसिक डिफरेंस होता है, तो इसको भी जानते रहो। अब क्वेश्चन नंबर देखो 4 बात करेंगे हम लोग, और ये हम लोग आ गए अपने सेकंड चैप्टर में। यहाँ से जैसा आप देख पा रहे हो चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लॉगरिथम। तो चैप्टर नंबर 2 से आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है लॉगरिथम से, 2 मार्क्स के लिए। क्या है कि डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा विथ एग्जाम्पल। आपसे पूछा जा सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है एंड मेंटिसा क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ आप समझाइए या एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो देखो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। मान लो आपको कोई नंबर का लॉग दिया है जिसका आपका जो इंटीग्रल पार्ट है उसकी बात की जा रही है। आफ्टर एक्सप्रेसिंग द डेसिमल पार्ट एज पॉजिटिव इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक एंड पॉजिटिव डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड एज मेंटिसा। ये आपका हो गया डेफिनेशन। अगर मैं बात करूँ उसका क्या मतलब है, जैसे देखो अगर लिखा जाए कि log x = 3.174, ठीक है। क्या लिखा गया है, log ऑफ x = 3.174। तो इसमें ये जो लॉग नंबर है देखो इसका ये वैल्यू दिया गया है, तो ये जो 3.174 है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 + 0.174, राइट। यानी कि ये जो डेसिमल है देखो ये क्या है, जो डेसिमल है ये पॉजिटिव पार्ट है, राइट। प्लस में 0.174 है, तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट है, जो इंटीजर इसके सामने वाला जो नंबर है वो आपका हो जाता है क्या, कैरेक्टरिस्टिक। क्या हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक। और जो ये पॉजिटिव आपका डेसिमल पार्ट है, क्या है, पॉजिटिव डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट बोल लो, डेसिमल पार्ट, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, मेंटिसा, मेंटिसा, राइट। देखो ये तो इम्पॉर्टेंट है जो यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये मान लो ऐसा होता कुछ log ऑफ x = -3.20, ठीक है। अगर ऐसा कुछ लिखा होता तब हम लोग नहीं बोलते कि इसको हम लोग -3 -0.20 लिख सकते हैं, फिर ये आपको यही बनता है, ठीक है। अब ये नहीं कहेंगे हम लोग कि ये आपका मेंटिसा हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये गलत है। क्यों, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा हम लोग तब डिफाइन करेंगे जब आपका ये जो डेसिमल पार्ट है ये पॉजिटिव होगा। अब इस डेसिमल पार्ट को पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका है, -3, इसको मैं फिर ऐसे लिख सकता हूँ -1 + 1
देन माइनस 0.20। ऐसा क्यों मैं लिख दिया इसको, देखो इस चीज़ को ऐसा मैं कैसे लिख दिया, क्योंकि +1 -1 किसी भी हम लोग एक्सप्रेशन में करेंगे तो वो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, +1 -1 करके 0 हो जाता है, तो सेम मिल जाएगा जो हम लोग पहले एक्सप्रेशन था इसलिए, ठीक है। तो अब -3 और -1 हो गया -4 प्लस, अब 1 में से ये माइनस 0.20 माइनस करेंगे तो 1.00 माइनस 0.20 करोगे तो आएगा आपका 0.80, राइट। तो हो गया 0.80। अब आप ऐसा देख पा रहे हो कि ये जो डेसिमल पार्ट है ये प्लस में है, क्या है, प्लस में 0.80। तो अब इस डेसिमल पार्ट के पहले जो इंटीजर है वो पॉजिटिव नेगेटिव चल सकता है, ठीक है। तो अब ये डेसिमल पार्ट के जो पहले का इंटीजर है ये -4, ये आपका हो गया क्या, कैरेक्टरिस्टिक, एंड जो प्लस 0.80 है ये आपका हो गया क्या, मैंटीसा। तो ये मैं होप करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ मैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ log 16/2। अब आपसे पूछा जा रहा है कि log 16/2 की वैल्यू बताइए। तो देखो ये मेरा कहने का इसमें इस क्वेश्चन से बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपसे एग्जाम में बस यही एक्यूरेट सवाल पूछ लिया जाएगा, यही वाला सेम टू सेम क्वेश्चन कि log 16/2 क्या आएगा आपसे, मतलब इसका मतलब देखो ये कराने का ये वीडियो ये मतलब है कि ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन या यही क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क इन योर एग्जामिनेशन। तो अगर मैं इसको एक मिनट, तो अगर मैं इसको आपको यहाँ पे समझाऊँ कि log ऑफ 16/2 की वैल्यू पूछी जा रही है, देखो या मैं आपसे ये भी पूछा जा सकता है log ऑफ 100/10 क्या होगा, log ऑफ 4/2 क्या होगा, तो कुछ भी पूछा जा सकता है सिमिलर काइंड ऑफ दिस क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको ये एक क्वेश्चन लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। तो log ऑफ 16/2 का पूछा जा रहा है वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग ऐसे मैं आपको समझाया था कि इसका मतलब है कि 2 का पावर यहाँ पे मान के चलो इसका कुछ वैल्यू रहा हुआ, हम लोग क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं कुछ वैल्यू रहा हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे सोचते हैं कि 2 का पावर क्या रखने पे मुझे वैल्यू 16 मिलेगा, ठीक है। तो 2 का पावर मैं क्या रखूँ ऐसा कि मुझे आंसर 16 मिले, तो आपको पता है कि 2 का पावर 4 रखने पे आंसर 16 मिलता है, कैसे, 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स करोगे तो 2 2 या 4, 4 2 या 2 या 16, यानी कि 2 का पावर 4 करने पे 16 आ गया आंसर, तो आंसर क्या होगा इसका 4, ठीक है। या तो दूसरा तरीका ऐसे है, देखो हम लोग log ऑफ 16/2 है इसको इक्वल टू x मान लो, इसका वैल्यू x होगा, देन आपको यहाँ पे 2 टू द पावर x करने पे 16 मिलता है, जैसा आपको पता है लॉगरिथम का रूल है। तो 2 का पावर x करने पे हम लोग को वैल्यू 16 मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोग फिर लिख सकते हैं 2 पावर x इक्वल टू, अब हम लोग को ये दोनों बेस सेम बनाना है यहाँ पे, तो 16 को मैं 2 का पावर 4 लिख सकता हूँ। ये 16 को 2 पावर 4 कैसे लिख लिया, 16 को आप फैक्टराइज करो, 2 8 या 16, 2 4 या 8, 2 2 या 4, 2 1 या 2। तो देखो 1 2 3 4, 4 टाइम 2 लिखा गया है ऐसा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का पावर 4 है, तो इसलिए यहाँ पे 2 पावर 4 लिख लिया। अब देखो ये बेस यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर आपका इक्वल हो जाता है, तो यानी x इक्वल टू 4 हो गया, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, जो वैल्यू आ गया आपका x का वो हो गया 4, ठीक है। तो log ऑफ 16/2 का आंसर क्या हो जाएगा 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो उसके लिए थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया आपको सिंप्लीफाई करने के लिए log 25 + log 4। देखो जब भी लॉगरिथम में बेस मेंशन नहीं होता तो आप उसको बेस 10 मान के मैक्सिमम टाइम अज्यूम करते हो, ठीक है। तो log ऑफ 25 + log ऑफ 4 दिया गया है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको लॉगरिथम का जो प्रॉपर्टी उसको अप्लाई करना होगा। तो जैसा कि आपको पता है लॉगरिथम का प्रॉपर्टी कि जब log ऑफ m + log ऑफ n होता है और दोनों का जब बेस सेम होता है, मान लो दोनों का बेस 10 है, ठीक है, जब बेस सेम होगा तभी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होता है। तो क्या हो जाता है log ऑफ m × n और बेस वही 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर log एडिशन में है तो आपका ये मल्टीप्लिकेशन में दोनों वैल्यू आ जाती है, ठीक है, दोनों आपका ये जो m और n है। सिमिलरली अगर वही log m - log n होता, दोनों का बेस सेम होता, तो ये आपका log ऑफ m / n हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी पहली वाली हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। तो log 25 + log 4 है, तो log ऑफ 25 × 4 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा log ऑफ 25 × 4 करोगे तो हो जाता है 100, ठीक है। अब मैं बताया कि बेस नहीं मेंशन है तो बेस 10 होता है, तो log ऑफ 100 बेस 10 है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे x मान लेते हैं। तो 10 का पावर x करने पे हम लोग को 100 मिलेगा, तो 10 टू द पावर x करने पे अगर 100 मिल रहा है तो अब हम लोग बेस सेम बनाते हैं, यहाँ 10 है यहाँ भी 10 बनाते हैं, तो 10 पावर x इक्वल टू यहाँ पे 100 को मैं 10 का पावर 2 लिख सकता हूँ, राइट। तो अब दोनों का बेस सेम हो गया तो पावर हम लोग इक्वल कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या हो गया 2, यानी कि इसका सिंप्लीफिकेशन पे या वैल्यू फाइंड आउट करने पे आंसर आ गया क्या 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं, जो कि आपका आ गया फंक्शन चैप्टर से। किस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 3 फंक्शन चैप्टर से। देखो जिस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बन सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, वही मैं बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि पूरा मैं आपको टॉपिक ही यहाँ पे हर टॉपिक से क्वेश्चन दे दूँ,
जो मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है जिस टॉपिक से, वो वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं, जो कि फंक्शन चैप्टर से। ये इसमें पूछा है डिफाइन रियल वैल्यू फंक्शन। पूछा है रियल वैल्यू फंक्शन क्या होता है। तो इफ द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर देन द फंक्शन इज नोन एज रियल वैल्यू फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन एंड रेंज जो है वो सबसेट हो रियल नंबर का, उसे हम लोग बोलते हैं रियल वैल्यू फंक्शन। इसका क्या मतलब है, देखो पहली बात, सबसेट क्या होता है ये मतलब समझो। सेट मतलब होता है ग्रुप। क्या होता है मैथ में, सेट का मतलब होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा। तो उतना आपको नहीं समझना है, बस ये शॉर्ट में समझो। सेट मतलब होता है ग्रुप या पार्ट, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि सबसेट मतलब क्या होगा, तो सबसेट मतलब हो गया पार्ट। तो यानी कि अगर किसी फंक्शन का जो डोमेन है और जो रेंज है, अगर वो रियल नंबर का सबसेट है, तो उसे हम लोग बोलते हैं उस फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। नाम से भी देखो मिल रहा है, आइडिया आपको पता चल जाएगा। रियल यानी क्या, रियल नंबर, ठीक है। क्या होगा, रियल नंबर। और वैल्यू यानी जो आपका डेटा हो गया, डोमेन और रेंज हो गया, जो उसकी बात की जा रही है। तो ऐसा फंक्शन जिसका जो डोमेन और रेंज हो गया वो रियल नंबर का सबसेट या पार्ट हो, उसे हम लोग बोलते हैं रियल वैल्यू फंक्शन। नाम से भी क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि रियल वैल्यू फंक्शन में जो डोमेन एंड रेंज हमारा ये क्या होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज डोमेन, रेंज एंड को डोमेन। तो देखो डोमेन क्या होता है, ऑल द पॉसिबल इनपुट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नोन एज डोमेन। यानी किसी भी फंक्शन में, फंक्शन मान के चलो एक मशीन टाइप होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है ये, कि ऐसा मशीन या ऐसा फंक्शन जिसमें कि जो भी पॉसिबल वैल्यूज आप दे सकते हो, इनपुट कर सकते हो, उसे बोलते हैं डोमेन। और ये आपका कंप्लीट सेट ए होता है। जैसे मैं बात करूँ, सपोज ये एक सेट है, एक ये सेट है। सेट यानी ग्रुप मान लो, ठीक है, जैसे मैं आपको समझने के लिए बताया। तो ये 1 2 3 है, ये ए बी सी है, ठीक है। तो अगर मैं बताऊँ कि एक 1 का ए से रिलेशन है, बी का 2 का बी से रिलेशन है, 3 का सी से रिलेशन है, और ये एक टाइप का ये फंक्शन है, ठीक है। तो 1 का ए के साथ रिलेशन है, मैं आपको बताया, 2 का बी के साथ है, सिमिलरली 3 का सी के साथ है। तो ये जो सेट, इसको मैं ए बोलता हूँ, इसको सेट बी बोलता हूँ। तो ये जो कंप्लीट सेट ए है, दैट इज़ 1 2 3, जो इसके एलिमेंट्स हैं, जो ये इसमें न्यूमेरिकल प्रेजेंट है, उसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो 1 2 3 एलिमेंट्स है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। और रेंज क्या बोलते हैं, जो कंप्लीट सेट बी है, ये क्या हो गया, को डोमेन। ये जो को डोमेन है, ये क्या होता है, कंप्लीट सेट बी। यानी कि को डोमेन क्या हो गया आपका, को डोमेन ए बी सी। अगर मान लो इस डोमेन में डी भी होता है, इस सेट बी में, तो होता को डोमेन आपका ए बी सी एंड डी। तो अब रेंज की बात करूँ, रेंज क्या होता है, तो जो पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़ होती है किसी भी फंक्शन की, उसे हम लोग बोलते हैं रेंज। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, 1 का ए के साथ कनेक्शन है, यानी मैपिंग बोलते हैं हम लोग मैथ में से। 2 का बी के साथ रिलेशन है, 3 का सी के साथ। तो जो ए बी सी जो इमेज है जिससे कि कनेक्टेड है 1 2 3, वो आपका हो गया क्या, रेंज। क्या हो गया, रेंज, राइट। और को डोमेन आपका हो गया कंप्लीट सेट बी। सेट बी में ए बी सी डी अगर 4 एलिमेंट तो 4 हो गए, अगर 5 थे तो 5 हो गए, ठीक है। जबकि रेंज वो होता है जिससे आपका मैपिंग होता है एलिमेंट ऑफ सेट ए का, ठीक है। वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा है कि रेंज क्या होगा, इमेजेस ऑफ सेट ए। यानी सेट ए का जिससे मैपिंग है एलिमेंट ऑफ सेट ए का सेट बी से, जो इमेज बनता है उसे हम लोग बोलते हैं रेंज। या तो हम लोग बोल सकते हैं ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की जितनी भी आउटपुट पॉसिबल वैल्यूज हैं उसे हम लोग बोलते हैं रेंज। जबकि को डोमेन होता है कंप्लीट सेट बी, या तो बोल सकते हैं रेंज इज सबसेट आर इक्वल टू को डोमेन। अब जो रेंज होता है वो आपका सबसेट यानी कि पार्ट हो सकता है को डोमेन का, या तो कंप्लीट को डोमेन भी हो सकता है, ठीक है। इस लाइन का देखो क्या मतलब है, जैसे मैं आपको अभी बताया 1 2 3 है, ये सेट ए मान लो, ये ए बी सी डी है सेट बी, ठीक है। ये ए सेट, ये बी सेट, इसका इससे फंक्शन है, रिलेशन मान लो, ठीक है। तो 1 का ए के साथ मैपिंग, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ। तो अगर मैं पूछूं कि डोमेन क्या है, तो डोमेन 1 2 3 हो गया, क्योंकि मैं बोला कंप्लीट सेट ए होता है। और आपसे मैं को डोमेन पूछूं तो को डोमेन आप बताएंगे कंप्लीट सेट बी होता है। तो हो जाएगा ए बी सी डी, जितने एलिमेंट्स हैं सेट बी में सब हो जाएंगे। अब वही रेंज पूछूं तो रेंज होता है कि किसके कि ए के एलिमेंट्स की किससे मैपिंग है, वो आपका रेंज होता है। तो ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ मैपिंग है, तो रेंज हो गया ए बी सी। अब देखो रेंज जो है ये आपका को डोमेन का पार्ट है, यानी उसका सब पार्ट है, ठीक है। ए बी सी इसमें भी है, देखो ए बी सी इसमें भी है, तो आपका रेंज को डोमेन का पार्ट हो गया। वहीं पे अगर मान लो ए डी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होता तो को डोमेन आपका बस ए बी सी हो जाता, और रेंज भी ए बी सी हो जाता, क्योंकि मैपिंग है तीनों एलिमेंट से। तो इसलिए जो रेंज है वो आपका को डोमेन का सब पार्ट भी हो सकता है, या तो इक्वल भी हो सकता है। और सब सेट को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का, कि इफ़ फंक्शन ऑफ एक्स यानी एफ एक्स इक्वल्स टू 2x + 3/x - 1 है, देन फाइंड एफ ऑफ -1/2 आपसे पूछा गया है। तो देखो मतलब क्या है कि जहाँ पे x है आपको वहाँ पे -1/2 रख देना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1/2 रख दो, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x का -1/2 रखोगे प्लस 3 अपॉन, ये हो जाएगा -1/2 - 1। जहाँ जहाँ x था वहाँ पे मैं -1/2 रखा।
अब देखो ये 2 इंटू माइनस 1/2 करोगे तो -2/2 हो जाएगा, +3 कैसे 2 इंटू -1 करोगे तो -2 और अपॉन 2 में ये था ही, तो ये हो गया। फिर ये हो गया, यहाँ से एलसीएम लोगे तो 2 × 2 एंड ये -1 यानी -3/2 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से -2/2 को कैंसिल करोगे तो ये -1 हो जाएगा, तो अब यहाँ से ये हो गया -1 + 3 अपॉन -3/2, ठीक है। तो अब देखो -1 + 3 करोगे यानी 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा अपॉन -3/2। अभी 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 2 × 2 अपॉन -3 यानी कि हो जाएगा 2 × 2 = 4 अपॉन -3। तो जैसा आपको पता है ये माइनस ऊपर चला जाता है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में लोग माइनस नहीं रखते हैं, इसीलिए ये हो जाएगा -4/3। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको अगर यहाँ दे दिया होता मान लो सपोज f(2), तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x था वहाँ पे आपको 2 पुट कर देना था, तो ये आता है 2 × 2 + 3 अपॉन 2 - 1, तो ये आता है 2 × 2 = 4 + 3 7 अपॉन 1, तो ये 7 आंसर हो जाता है, ठीक है। ऐसा करना था कुछ आपको कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर किससे, फंक्शन चैप्टर से। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपका है लिमिट चैप्टर से, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो इस चैप्टर से आपको ऐसा क्वेश्चन कुछ मिल सकता है, देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 एंड आपको दिया है x² - 2x + 1। तो सबसे पहले आपको काम होता है ये जो टेंड कर रहा है 1 पे, तो इसको आप यहाँ पे 1 वैल्यू रख के देखो x की जगह, ठीक है। तो x² - 2x + 5 है, तो यहाँ पे अगर आप 1 रखोगे वैल्यू तो 1² - 2 × 1 + 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 2 + 5 यानी कि 5 और 1 हो गया 6 - 2 4, तो इसका आंसर 4 आता है। अगर यहीं पे आंसर इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता, इनडिटर्मिनेट फॉर्म जैसा कि 0/0 का फॉर्म, ∞/∞ का फॉर्म, तो हम लोग यहाँ पे एल हॉपिटल रूल वगैरह लगाते हैं ये सब, ठीक है। तो ये सब डिटेल में आप जब 8 मार्क्स के लिए और 10 मार्क्स के लिए जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आप देख सकते हैं, अगर जो क्वेश्चन पॉसिबल बन सकता है उसमें आपको सॉल्व करने में सिखाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए देखो यहाँ पे क्योंकि नॉर्मल सॉल्व हो जा रहा है, डायरेक्ट आंसर 4 आ रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं हो रहा है, इसीलिए आपका ये आंसर डायरेक्ट आ गया 4, ठीक है। बस आपको सिंपली क्या करना था, यहाँ पे जो x टेंड टू 1 कर रहा है ये 1 उठा के आपको ये x के जगह रख देना था। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूँ, ये आपका चैप्टर से है, देखो मैट्रिक्स चैप्टर से। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्री गेस्ट क्वेश्चन होते हैं, प्री गेस्ट टॉपिक्स होते हैं यहाँ से, ठीक है। तो पहला जो 11th क्वेश्चन है यहाँ से मैट्रिक्स चैप्टर का, तो वो है डिफाइन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बात करें डिफाइन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका कि डिटर्मिनेंट जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। क्या होता है, डिटर्मिनेंट 0 होता है। डिटर्मिनेंट को देखो हम लोग DET शॉर्ट में ऐसे भी लिखाते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या तो फिर ऐसे डबल लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो उसे हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका कि डिटर्मिनेंट जो होता है वो नॉन जीरो होता है। क्या होता है, नॉन जीरो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम रेगुलर मैट्रिक्स भी होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का दूसरा नाम रेगुलर मैट्रिक्स भी होता है। अब बात करें कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, क्योंकि बार बार स्क्वायर मैट्रिक्स टर्म आ रहा है, देखो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स यानी होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है। क्या होता है, नंबर ऑफ रो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के। जैसे मैं बात करूँ, लिखा है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो 1 2 3 4 है, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 1 2, तो ये आपका होता है रो। क्या होता है, रो। ये फर्स्ट रो हो गया, ये रो 3 4 जो है ये सेकंड रो 1 है, ये रो सेकंड है। और कॉलम होता है आपका ऐसा वर्टिकल लाइन, तो ये 1 3 हो गया आपका एक कॉलम में, कॉलम 1, और 2 4 हो गया सेकंड कॉलम में, ठीक है। तो ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम, यानी दोनों में देखो ये 2 रो है 2 कॉलम है, तो 2 × 2 का मैट्रिक्स हो गया। ऑर्डर लिखना होता है जब मैट्रिक्स का, तो हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो क्योंकि 2 रो है और 2 कॉलम है इसलिए 2 × 2 इसका ऑर्डर हो गया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो गए, वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है उसे बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 होता है वो होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूँ, डिफाइन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स विद एग्जाम्पल। अब बात की जा रही है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये पूछा जा रहा है, एग्जाम्पल के साथ आपको डिफाइन करना है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है, इट इज़ अ फ्लिप्ड वर्जन ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स दिया गया उसको फ्लिप कर देना होता है, रोटेट कर देना होता है आपको, ठीक है। और क्लियर भाषा में समझे तो इट इज़ फाउंड बाई स्विचिंग या इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करने पे जो नया मैट्रिक्स हम लोग को मिलता है उसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज को टी से हम लोग लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए मैट्रिक्स मान लो आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि 3 × 3 का मैट्रिक्स है। 3 रोज हैं इसमें और 3 कॉलम है इसमें, देखो ऐसे
ठीक है। तो 3 × 3 का मैट्रिक्स है, इसका आपको ट्रांसपोज पूछा जा रहा है कि ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा, यानी कि ए का ट्रांसपोज क्या होगा। ए के ऊपर हम लोग शॉर्ट में छोटा सा टी लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, तो होता है ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो आपका ये जो आपका रो है उसको आपको कॉलम बना देना होता है। तो 1 2 3 देखो एक रो में है, तो उसको आपको एक कॉलम में लिख देना है, 1 2 3 को कॉलम में। ठीक है, देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख देना है, 4 5 6 को सेकंड कॉलम में। देन ये जो थर्ड रो है 7 8 9, इसको थर्ड कॉलम में लिखना है 7 8 9। यानी बेसिकली जो रो है आपका ऐसे ऐसे ऐसे, उसको ट्रांसपोज में क्या करना होता है, आपको कॉलम में लिख देना होता है। ठीक है, जैसे बात करूँ 1 2 3 4 है, इसको आपको ये मान लो बी मैट्रिक्स है, बी इक्वल टू इतना, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बी ट्रांसपोज क्या होगा। तो आप क्या करना है, ये जो 1 2 है इसको ये ऐसे था हॉरिजॉन्टल में, तो आपको वर्टिकल में लिख देना है, 1 2 ऐसा हो जाएगा। देन 3 4 था तो 3 4 ऐसा, ये हो गया बी का ट्रांसपोज। सिमिलरली एक इसी से रिलेटेड टर्म और आता है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे ये हम लोग बात किए हैं कि ट्रांसपोज क्या है, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है आपका सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनका सम। जैसे मैं बोलूँ ए इक्वल टू 1 2 3 4, इसमें पूछूँ कि ट्रेस ऑफ ए क्या हो गया, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो डायगोनल में देखो 1 4 है एलिमेंट डायगोनल इसका, वो डायगोनल हमेशा क्रॉस में होता है, तो 1 + 4 कर दोगे, इसका जो सम होता है क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल, तो वो हो गया आपका ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि 5 इज द आंसर। ठीक है, अब देखो हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो है कि है आपका स्टेट कैली-हैमिल्टन थ्योरम। कौन सा थ्योरम, कैली-हैमिल्टन थ्योरम, जो कि इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में स्टेटमेंट पूछ लेता है कि कैली-हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट बताओ, और 10 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछता है कि वेरीफाई करो कैली-हैमिल्टन थ्योरम को एंड ए इनवर्स को फाइंड आउट करो। ठीक है, तो कैली-हैमिल्टन थ्योरम का देखो एप्लीकेशन 2 एप्लीकेशन होता है। पहला एप्लीकेशन होता है कि ये आपका ए इनवर्स फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, ए इनवर्स आप इसके हेल्प से निकाल सकते हो। और दूसरा एप्लीकेशन क्या होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। ठीक है, तो ये आपका 2 एप्लीकेशन हो गया। और स्टेटमेंट की बात करूँ कि क्या स्टेटमेंट होता है इस थ्योरम का, तो दिस थ्योरम स्टेट दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसा मैं आपको बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो सेटिस्फाई करता है इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो सेटिस्फाई करता है। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करने का तरीका होता है a - λI वेयर i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये सब डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि वेरीफाई करने के लिए जब क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स में, तब उसमें हम लोग अगले वीडियो में आने वाले सीखेंगे हम लोग। ठीक है, अभी 2 मार्क्स के लिए बस आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए कि इट स्टेट दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और ये 2 एप्लीकेशन का होता है, ए इनवर्स हेल्प करता है फाइंड आउट करने में, एंड स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये वैलिड है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूँ यहाँ पे मैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 है देखो, इफ ए इक्वल टू 1 3 2 5 बी इक्वल टू 1 0 0 1 देन फाइंड ए प्लस बी। यानी ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है, क्योंकि 2 रो देखो 1 2 रो है और 2 कॉलम है, इसलिए ये भी 2 × 2 का है। अब पूछा जा रहा है ए प्लस बी, यानी मैट्रिक्स का एडिशन पूछा रहा है, तो क्या करना है आपको, फर्स्ट जो एलिमेंट है ए मैट्रिक्स का वो बी मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा। सिमिलरली थर्ड जो सेकंड एलिमेंट है रो का, फर्स्ट रो का, वो सेकंड एलिमेंट ऑफ बी मैट्रिक्स के रो के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 को 1 के साथ ऐड करो, फिर ये 3 को इस 0 के साथ ऐड करो, देन ये 2 को इस 0 के साथ, देन 5 को 1 के साथ, 5 + 1, तो ये हो गया क्या 1 1 2, ये 3 ये 2 ये 6, तो ये हो गया इसका आंसर। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्शन बोलता है यानी माइनस करने के लिए, तो आप सेम पोजीशन के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते, ये हो गया आपका सम ऑफ मैट्रिक्स। अब पूछ रहा है व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पूछ रहा है क्या कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स with 1 on the main diagonal and 0 everywhere else is known as identity matrix and it is also known as unit matrix। अब ये समझो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट से आपको पता चल रहा है क्या, यूनिटी यानी कि यूनिट यानी कि होता है 1, यूनिटी या यूनिट हम लोग 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका कि डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो सिर्फ 1 होता है और इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स 0 होते हैं सभी, उसे बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इंग्लिश क्या होगा इसका, स्क्वायर मैट्रिक्स विथ 1 ऑन द मेन डायगोनल एंड रिमेनिंग नॉन डायगोनल एलिमेंट या अदर एलिमेंट्स आर 0 एवरीवेयर इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है डिफाइंड। क्यों, क्योंकि देखो डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में पाया जाता है इसीलिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जैसा मैं आपको पहले बता दिया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, कि डिफाइन माइनर एंड को फैक्टर विथ एग्जाम्पल। बोला जा रहा है कि माइनर क्या होता है और को फैक्टर क्या होता है, इसको एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करो। तो माइनर क्या होता है, देखो इफ़ वी लीव द रो एंड कॉलम पासिंग थ्रू द पर्टिकुलर एलिमेंट देन द डिटर्मिनेंट दस ऑब्टेन इज कॉल्ड एज माइनर ऑफ द एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाई एम। तो देखो क्या है कि अगर मान लो मैं आपको एक मैट्रिक्स देता हूँ
1 2 3 4, इसमें बोला जा रहा है कि माइनर निकालो 1 का। तो ये आपका जो पोजीशन होता है, जो ये पोजीशन, इसको बोलते हैं A11, इसको बोलते हैं A12, इसको बोलते हैं A13, इसको बोलते हैं A14। ऐसा क्यों? A11 का क्या मतलब है? देखो, A11 का मतलब है कि जो A एलिमेंट है वो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में है। अब एक बात बताओ, ये देखो, ये मान लो ऐसा मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है। तो 1 2 3 4 है, मैं बोलूँ फर्स्ट रो कौन सा है? ये वाला रो फर्स्ट रो है, और फर्स्ट कॉलम ये वाला है। तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट बन रहा है यही तो बन रहा है 1, इसलिए इसका पोजीशन होता है A11। सिमिलरली इसका पोजीशन A12 है। क्यों? क्योंकि देखो, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम जब देखोगे तुम, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, तो सेकंड कॉलम में यही एलिमेंट आएगा, इसलिए इसका पोजीशन A12। सिमिलरली इसका इसका A21 और इसका A22, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लो, इसका पोजीशन A21 हो जाएगा, इसका A22। कैसे? ये देखो, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो, ये आपका ये सेकंड रो है। कौन सा रो है? रो सेकंड है, और ये फर्स्ट कॉलम है। तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये है, तो इसका हो गया पोजीशन A21, और ये सेकंड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 4, तो A22 हो गया इसका पोजीशन, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये 1 2 3 4 में जो ये 1 एलिमेंट है, यानी कि जो A11 है, इसका माइनर निकालो, माइनर ऑफ A11, तो कैसे होगा? इसके सामने वाला जो एलिमेंट है उसको कट करो, इसके नीचे वाला एलिमेंट को कट करो, छुपा दो उसको, ऐसे ऐसे करके हाइड कर दो, जो बचा वो उसका माइनर हो गया। तो 4 बचा, तो 4 इज द माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, राइट। थोड़ा सा इरेज करता हूँ, फिर और बात करते हैं इसके आगे हम लोग। जैसे मैं बात करूँ, ये है 1 2 3 4। अब मैं पूछूं आपसे, ये ए मैट्रिक्स है, मैं बोलूं कि इस सेकंड एलिमेंट का पोजीशन क्या है, तो आप बताओगे 1 2, यानी कि ये फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में, इसलिए A12 पोजीशन है, यानी कि माइनर ऑफ माइनर ऑफ A12 मैं पूछ रहा हूँ पोजीशन का। तो अब क्या बताओगे कि ये माइनर हो गया आपका, इसके सामने का जो रो है वो पूरा कट करो, इसके नीचे का जो कॉलम पूरा कट करो, जो बचा वो आपका हो गया इसका माइनर, तो 3 हो गया इसका माइनर। सिमिलरली ये तो 2x2 मैट्रिक्स के लिए बात हो रही है। अगर 3x3 मैट्रिक्स आएगा तब हम लोग क्या करेंगे? देखो, जैसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ये 1 का माइनर बताओ, इस एलिमेंट का A11 का माइनर क्या होगा? तो क्या होगा? इसके सामने का सभी एलिमेंट को कट कर दो, नीचे का भी सभी एलिमेंट कट कर दो, जो बचा है ये इसका डिटर्मिनेंट लो। यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, देखो, लीव कर दो रो एंड कॉलम को। इसके सामने का जो रो है उसको छोड़ दो, इसके नीचे का कॉलम जो उसको छोड़ दो, जो इससे पास हो रहा है इस 1 से, और जो जो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट बच रहा है 10 ऑप्टेन इज कॉल्ड माइनर। ये जो डिटर्मिनेंट बच रहा है 5 6 8 9 का डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट कर लोगे। कैसे होगा? 5 × 9 करोगे, 5 9 जा 45, माइनस 6 8 जा 48 करोगे, तो आ जाएगा -3 इज द माइनर ऑफ दिस पोजीशन 1 एलिमेंट, ठीक है। तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो सिमिलरली अब बात करें को फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये तो माइनर निकालने का तरीका हो गया, तो बिना माइनर फाइंड आउट किए हम लोग को फैक्टर नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, ये बात ध्यान में रखो। को फैक्टर निकालने का तरीका क्या है कि को फैक्टर ऑफ आई जे, यानी कि मान लो कोई एलिमेंट है जिसका पोजीशन आई जे है, उसका को फैक्टर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है -1 टाइम्स ऑफ आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ आई जे। जैसे एग्जाम्पल बात करूँ, देखो 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ माइनर ऑफ 1 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट का माइनर निकालो। तो फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, देखो, तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये बन रहा है आपका, तो इसका माइनर पूछा है, तो इसके सामने का एलिमेंट कट कर दो, उसके नीचे कट करो, तो बचा 4, यानी माइनर 4 हो गया। अब माइनर निकालिए। अब को फैक्टर निकालने का तरीका है कि -1 के पावर आई प्लस जे करके m इंटू आई जे करना है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? देखो, थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, 1 मिनट। इसका ये मतलब है कि C ऑफ आई जे, यानी कि 1 1 पोजीशन पूछ रहा है, C 1 1 निकालना है को फैक्टर, तो -1, और ये पोजीशन जो 1 1 है इसका ऊपर एडिशन करना है, तो 1 + 1 हो गया, देन इंटू माइनर जो निकाले हम लोग 4, ये हो जाएगा। तो -1 का पावर 1 + 1 यानी 2 करोगे इंटू 4, बाकी 2 का स्क्वायर रहता है 1 इंटू 4 यानी 4, यानी कि इसका को फैक्टर और माइनर दोनों हो जाएगा 4। सिमिलरली बाकी एलिमेंट्स का आप को फैक्टर और माइनर निकाल पाओगे, जिसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। इसका डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ माइनर MIJ एंड -1 पावर आई प्लस जे इज द को फैक्टर ऑफ एलिमेंट AIJ, ठीक है। ये हो गया आपका मैट्रिक्स चैप्टर से और डिटर्मिनेंट चैप्टर से जो पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 17, जो कि आपका है डिफरेंशिएशन चैप्टर से, कैलकुलस का जो पार्ट है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन है फाइंड dy/dx इफ y = sin x + 2x²। तो आपको शॉर्ट में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है डिफरेंशिएशन, तो फॉर्मूला वगैरह होता है, कुछ आपको याद करना होगा, ठीक है।
तो जैसा कि आपको पता है साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको कि डी बाई डी एक्स ऑफ निकालना है हम लोग को साइन एक्स प्लस 2x स्क्वायर। तो ये हम लोग लिखेंगे इसको डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर, राइट। एक मिनट इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, फिर बात करते हैं हम लोग आगे। अब देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स में आपको पता है साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस अब 2x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है वो उसका डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स टू द पावर n है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन वो फॉर्मूला होता है n x n-1, ठीक है। ये n सामने मल्टीप्लाई होके देन -1 n में हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर का निकालना होता है, तो हो जाएगा 2 सामने आ जाएगा, तो 2 इंटू एक्स देन 2 -1 कर देंगे यानी 2x1 यानी कि 2x इसका हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, और बाकी सामने 2 है तो हो जाएगा cos x प्लस 2 इंटू 2x, तो ओवरऑल हो जाएगा cos x प्लस 4x, ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया। डायरेक्ट हम लोग देखो इतना छोटा डिफ्रेंसिएशन है, ये आप प्रैक्टिस से करोगे तो आपको डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर पाओगे, इतना समय नहीं लगता इसमें, आपको समझाने के लिए लग गया थोड़ा सा। डायरेक्ट आपको पता है साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x प्लस ये हो जाएगा 2 2 या 4 और ये x, तो ये हो गया आपका डिफ्रेंसिएशन, राइट। मैं बोलूँ आपका 3x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, तो आप बोलोगे 3 2 या 6x डिफ्रेंसिएशन, इसका मल्टीप्लाई करो इसमें और -1 कर दो इसके पावर में, तो ये हो गया डिफ्रेंसिएशन। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूँ तो ये है आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री यानी कि स्ट्रेट लाइन चैप्टर से पूछा जा रहा है कि राइट द कंडीशन फॉर 2 गिवन लाइन इफ फर्स्ट कंडीशन है पैरेलल और परपेंडिकुलर, दोनों कंडीशन दिया गया है, इसके लिए आपको कंडीशन लिखना है। तो देखो अगर दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, उनका जो स्लोप है वो हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि अगर लाइन पैरेलल है तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो स्लोप उसका जो एंगल होगा बेसिकली tan थीटा वो इक्वल होगा सच दैट m1 इक्वल टू m2। जैसा आपको इस फिगर में यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, ये एक एक्स वाई एक्सिस है, देखो एक्स वाई एक्सिस, यहाँ पे ये आपका ए बी लाइन है, ए बी लाइन, ये सी डी लाइन है, ये दोनों देखो पैरेलल लाइन है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसका ये θ1 बना रहा है, ये θ2 बना रहा है, तो पैरेलल होने के लिए ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो θ1 इक्वल टू θ2 हुआ, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से अगर ऐसा होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, ये पैरेलल लाइन होती है, तो थीटा जो होगा ये दोनों इक्वल होता है, तो tan θ1 इक्वल टू tan θ2 होता है, और tan θ हमें पता है m1 यानी कि स्लोप होता है, तो m1 इक्वल टू m2 ये कंडीशन होता है। सिंपल से याद रखो, पैरेलल होने के लिए दोनों लाइन का स्लोप इक्वल होना चाहिए, जबकि परपेंडिकुलर कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो -1 होना चाहिए, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसा एक लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, दोनों ये दोनों का स्लोप यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, तो ये इसका लाइन का स्लोप m1 है, मान लो इसका m2 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो स्लोप का होना चाहिए वो -1 होना चाहिए, तब हमारा परपेंडिकुलर लाइन होगा, ठीक है। ये कंडीशन हो गई जो कि आप सिंपल सा इसको याद कर सकते हो, तो ये हमारी कंडीशंस हो गई जिसको आप याद कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1,3 एंड 2,4, तो आपसे एक ये पॉइंट है, मान लो सपोज पॉइंट है इसका है कोऑर्डिनेट्स 1,3, यहाँ बी पॉइंट है जिसका मान लो कोऑर्डिनेट दिया गया 2,4, आपसे पूछा इन दोनों लाइन के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। मान लो डिस्टेंस डी है, पूछा जा रहा है क्या है, तो इसके हमको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, क्या रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये x1 y1 है कोऑर्डिनेट, ये x2 y2 है कोऑर्डिनेट, तो x2 माइनस x1 कर रहे हो तो यानी कि 2 - 1 का होल स्क्वायर करो प्लस y2 माइनस y1, यानी y2 आपका है 4 और y1 है आपका 3, यानी कि 4 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये फिर आपका अंडर रूट में हो गया, जैसा कि फॉर्मूला में अंडर रूट में था, तो 2 - 1 करोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 3 करोगे तो 1 का स्क्वायर, ये हो गया रूट में, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ये रूट में, यानी 1 + 1 हो गया 2, अंडर रूट 2 इसका आपका डिस्टेंस हो गया, यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो ए पॉइंट बी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली वो हो गया क्या, √2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूँ यहाँ पे, इफ़ द इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू 3x + 5 देन स्लोप, आपसे स्लोप पूछा जा रहा है, तो देखो अगर कोई भी जनरल लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू mx + c ऐसा कुछ, तो जो स्लोप होता है वो आपका m होता है, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है इससे आपको इससे कंपेयर कराओ, तो यहाँ पे है y इक्वल टू 3x + 5, तो यहाँ से आपको पता चला c जो इंटरसेप्ट है c की वैल्यू 5 हो गई, m की वैल्यू कंपेयर करोगे, देखो x का कोफिशिएंट m है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है,
तो m इक्वल टू हो गया 3, यानी जो आपका स्लोप हो गया वो लाइन का हो गया 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 3। देन क्वेश्चन नंबर 21 की बात करूँ, दिया इवेल्युएट 2x² dx, जिसका कि हम लोग को यहाँ पे लिमिट दिया गया अपर लोअर लिमिट 2 और 0। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन है। देखो इंटीग्रेशन चैप्टर में हम लोग आ गए। तो इसको इवेल्युएट करने का क्या तरीका है, आप इसको ऐसे करोगे, इंटीग्रेशन 2x² dx इंटीग्रेशन बोला जा रहा है 0 से 2 और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 है। तो आप करोगे इसको 2 को पहले बाहर कर लोगे, देन इंटीग्रेशन ऑफ x² dx अपर लोअर लिमिट पुट कर दो। अब क्योंकि 2 कांस्टेंट था इसलिए बाहर आ गया। ठीक है, देन x² dx का इसका फॉर्मूला होता है x पावर n dx है, इसका इंटीग्रेशन निकालना होता है तो f टू द पावर n+1/n+1 होता है फॉर्मूला। इसका भी फॉर्मूला आपको इंटीग्रेशन का भी याद करना होता है। ठीक है, ये सब बेसिक फॉर्मूलेस हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। तो x पावर n+1/n+1 है, तो x² dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर 2+1, यहाँ ये देखो n है, यहाँ पे 2 है, n का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में, तो 2+1/2+1 करोगे तो x³ 3, यानी x³/3, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा x³/3, और ये अपर लोअर लिमिट पुट कर दोगे वैसे ही 2 और 0। अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर आगे बात करता हूँ मैं। तो ये फर्दर हो जाएगा 2 इंटू, अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, यहाँ पे x में एक बार 2 पुट करो, देन माइनस, फिर x में 0 पुट करो, तो 2 इंटू यहाँ पे पुट करो 2^³ माइनस 0^³ तो ये तो 0 हो गया ओवरऑल, क्योंकि 0/3 है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू ये 2^³ होगा, 2 2 या 4 2 या 8/3, यानी 8 2 या 16/3 इज द आंसर, राइट। तो आंसर क्या होगा इसका, 16/3। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, जो कि अब आपका है चैप्टर नंबर, यहाँ से आप देख पा रहे हो 9th, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि लास्ट सेकंड चैप्टर है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा ऊपर का इरेज करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द ऑर्डर इन डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² प्लस 3dy/dx प्लस 2y इक्वल टू log x। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसमें ऑर्डर बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो ऑर्डर जो निकालने का तरीका होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स के लिए, कि ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करो डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखो ऑर्डर क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो उसका ऑर्डर होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यहाँ पे 2 है, देखो यहाँ पे मतलब क्या है ओवरऑल कि 2 बार डेरिवेटिव किया गया है। डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन को हम लोग एक बार किया जाता है तो वाई डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डबल बार है तो डबल डैश से, या तो एक बार है तो dy/dx होता है, अगर डबल बार किया गया है तो d2y/dx² होता है। सिमिलरली अगर 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है तो d3y/dx³ होता है। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएशन किया है, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार, तो हाईएस्ट क्या है 2 बार किया गया है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन आपसे देता हूँ dy/dx प्लस 3 इक्वल टू मान लो log x। ठीक है, 3y इक्वल टू log x। तो अब यहाँ पे देखो अगर मैं पूछूँ आपसे ऑर्डर, तो आप बताओगे कि हाईएस्ट एक बार डिफरेंशियल या डेरिवेटिव इसका किया गया है, इसीलिए ये आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 1। ठीक है, यानी कितना हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर है वो आपका इसका हो जाता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वहीं डिग्री की बात की जाए तो डिग्री होता है पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका जो पावर होता है वो उसका होता है क्या, डिग्री। यानी कि यहाँ पे अगर आप ध्यान देखोगे तो इसका जो हाईएस्ट देखो पावर है इसका 1 है, इसलिए डिग्री यहाँ पे हो जाती है क्या 1, और ऑर्डर हो जाता है 2। ठीक है, तो ऑर्डर होता है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव किए गए हैं। अगर मैक्सिमम 3 बार डेरिवेटिव किया गया है तो हाईएस्ट 3 है वहाँ पे, तो 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। और डिग्री देखना है कि उस डेरिवेटिव का क्या ओवरऑल क्या पावर है। ठीक है, वो पावर फ्रैक्शन में हालांकि नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 की यहाँ पे मैं बात करूँ आपसे कि डिफाइन होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो अ फंक्शन f(x, y) इज सेड टू बी होमोजीनस फंक्शन ऑफ डिग्री n इफ f λx, λy इक्वल टू λn इंटू f(x, y) वेयर λ इज कॉन्स्टेंट एंड λ डू नॉट इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होगे ये सब क्या हो गया, ये तो समझ ही नहीं आ रहा डेफिनेशन। तो देखो मैं समझाता हूँ आपको क्या कि पूछा जा रहा है कि होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन जिसमें कि 2 वेरिएबल हो, कौन सा, एक x एक y वेरिएबल है, तो उसको हम लोग होमोजीनियस फंक्शन तब बोलेंगे डिग्री n का, कब, जब λx और λy रखने पे उस वेरिएबल x y की जगह अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, λ पावर n इंटू fx आता है और λ कांस्टेंट होना चाहिए और λ की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं उसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको देखो मैं और एक्यूरेट में आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ आइडिया कैसे, एग्जाम्पल के हेल्प से समझाता हूँ। जैसे दे दिया गया f फंक्शन x, y इक्वल टू y² प्लस 2xy। यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल्स हैं, एक y और एक x, 2 टाइप ऑफ वेरिएबल हैं, एक x एक y से ये पूरा एक्सप्रेशन बना है। ठीक है,
तो ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो यहाँ पे x, y में आपको लेमडा x, लेमडा y पुट करना है और आपका लेमडा पावर n इंटू एफ x, y आना चाहिए। देखो तो पुट करते हैं x की जगह लेमडा x और y की जगह लेमडा y इस इक्वेशन में। तो यहाँ लिखा है लेमडा, ये हो जाएगा f लेमडा x, लेमडा y इक्वल टू y स्क्वायर है, यानी कि y की जगह लेमडा y रखना है तो लेमडा y का स्क्वायर कर देना है अपने को, प्लस 2 टाइम्स ऑफ x की जगह लेमडा x रखना है इंटू y की जगह लेमडा y रखना है। ठीक है, अब देखो लेमडा y का स्क्वायर करोगे तो लेमडा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाता है, प्लस 2 इंटू लेमडा लेमडा स्क्वायर x इंटू वाई एक्स वाई हो गया। ठीक है, अब ये ओवरऑल क्या हो गया, लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर 2xy। अब यहाँ से देखो लेमडा दोनों में है तो लेमडा स्क्वायर दोनों में है तो लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लिया मैं, ये बचा वाई स्क्वायर प्लस 2xy, राइट। और यहाँ पे था f लेमडा x, लेमडा y। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो चीज़ है वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये f x, y ही था। देखो वाई स्क्वायर प्लस 2xy f x, y था। यहाँ पे अगर मैं हाईलाइट करूँ तो दिख रहा होगा आपको, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लेमडा स्क्वायर इंटू ये f x, y लिख सकता हूँ, राइट। और ये f टाइम ऑफ लेमडा x, लेमडा y हो गया। अब ये देखो y फॉर्मेट नहीं हो गया जैसे हम लोग बनाना चाह रहे थे कि लेमडा x लेमडा y इक्वल टू लेमडा की पावर n f टाइम ऑफ x, y। ठीक है, ऐसा ही तो बनाना चाह रहे थे। यहाँ पे देखो अगर ध्यान से, ये वाला फॉर्मेट ये ऐसा था, यहाँ पे लेमडा कांस्टेंट हो गया और यहाँ पे पावर n है, यहाँ पे पावर 2 है तो n इक्वल टू 2, यानी कि ये जो होमोजीनियस डिग्री, ये जो होमोजीनियस आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो डिग्री में बात की जाए तो डिग्री हो जाएगा n, और यहाँ पे n की वैल्यू है 2, तो यानी कि इसकी डिग्री हो गई 2। ठीक है, और ये आपका एक होमोजीनियस इक्वेशन है। तो ये हो गया आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, यानी सिंपल सा क्या होता है कि आपको ऐसा फंक्शन जिसमें 2 वेरिएबल हो x, y, उसमें आप अगर लेमडा x और लेमडा y पुट कर रहा हो x और y की जगह, तो आपका कुछ ऐसा फॉर्मेट आना चाहिए, f ऑफ लेमडा x, लेमडा y इक्वल टू लेमडा पावर n इंटू f ऑफ x, y। ऐसा फॉर्मेट आ रहा है तो आपका होमोजेनियस फंक्शन है जिसका डिग्री n होने वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 की बात करूँ, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द लैपलेस ट्रांसफॉर्म। लैपलेस ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी क्या है, ये आपका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। तो देखो पहली प्रॉपर्टी की बात करूँ तो लैपलेस ऑफ a f1x प्लस b f2x है, तो ये ए कांस्टेंट है तो ये लैपलेस के बाहर आ जाता है, तो a लैपलेस ऑफ f1x हो जाएगा, देन ये b कांस्टेंट है तो इसके बाहर आ जाएगा b टाइम्स ऑफ लैपलेस f2x, पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ लैपलेस ऑफ f ऑफ t है, देन इसको अगर मैं f ऑफ s बोलता हूँ तो लैपलेस ऑफ f ऑफ a टाइम ऑफ t क्या हो जाएगा, अगर इस t में मैं a का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इस fs में a बाहर आ जाएगा, 1/a से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पे, एंड s के साथ डिवीजन में a आ जाएगा। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है जो कि याद करने वाली चीज़ है, तो याद कर सकते हैं आप। और 25 क्वेश्चन जो लास्ट है वो आपसे पूछा जा सकता है, ये भी फॉर्मूला है ढेर सारा, आप फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, लैपलेस का, तो फाइंड द लैपलेस ऑफ e पावर at पूछा जा रहा है, तो क्योंकि लैपलेस ऑफ e पावर at जो इसका आंसर होता है वो होता है 1/s माइनस a। अब ये आपका शिफ्टिंग फार्मूला से बनता है, कैसे, लैपलेस ऑफ 1 होता है 1/s। अब इसमें अगर मैं e पावर at का लैपलेस पूछा जा रहा है e पावर at का, तो इंटू 1 इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, तो 1 का क्योंकि आपको पता है 1/s, तो e पावर at में a को हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये इसका शिफ्टिंग फार्मूला से बनता है, जो कि आप फार्मूला याद कर सकते हो आप फार्मूला सीट से इसका देख के। ठीक है, तो ये हो गया आपका 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैं 10 चैप्टर्स कवर कर दिए आपको, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, चैप्टर नेम भी मेंशन है, राइट। यहाँ पे देखो पार्शियल फ्रैक्शन, लॉगरिथम, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन, स्ट्रेट लाइन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया यार, इससे बाहर कहीं नहीं क्वेश्चन बनेगा 2 मार्क्स के लिए। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।